YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। शीत युद्धि राजनीति में कैद भारत के आज के दूसरे एपिसोड में हम लोग वहीं से चर्चा शुरू करें जहां हमने पिछली बार खत्म की थी। शीत युद्धि राजनीति जो मैं क्यों इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा मतलब जैसे कहें कि कोई मास्टर प्लान वो तैयार हुआ है जिसका के अनुकरण भारत ने भी किया, जिसका असर भारत पर भी हुआ और देशों पर भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। तो शीत युद्धि राजनीति के एक पहलू की चर्चा पिछली बार मैंने की थी, जिसका कि जिक्र मुक्तिबोध ने किया था, वह था भय। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर कायदे से चर्चा होनी चाहिए लेखकों के बीच में, आलोचकों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, जनता के बीच में, लेकिन वह मसला गायब है। वो ये कि ये जो माइग्रेटेड लोग हैं जिन्हें मुक्तिबोध अपने तरीके से उन्मूलित व्यक्तित्व के रूप में रेखांकित करते हैं, इन माइग्रेटेड लोगों की जो दशा है और इनके जो माइग्रेशन से जो पैदा होने वाली जो चुनौतियां हैं, उन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, माइग्रेशन गांव से शहर की ओर, आदिवासी इलाकों से शहर की ओर, और वो माइग्रेशन कई रूपों में है। कहीं विकास के नाम पर माइग्रेट किए गए लोग, कहीं शहर बनाने के नाम पर माइग्रेट किए गए लोग, कहीं पुल बनाने के नाम पर माइग्रेट किए गए, कहीं सड़क बनाने के नाम पर माइग्रेट किए गए। ये माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि पूरा देश गुजर रहा है, और इस माइग्रेशन ने एक नए किस्म की पर्सनैलिटी को जन्म दिया जिसे मुक्तिबोध ने नाम दिया उन्मूलित व्यक्तित्व। ये उन्मूलित व्यक्तित्व जो है, ये वह व्यक्तित्व है जो कि डरा हुआ है। ये जो बार बार चर्चा उठ रही है ना लोगों के बीच में कि आखिर लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, लोग बढ़ चढ़ के लोकतांत्रिक हकों की, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे बढ़कर काम क्यों नहीं करते, सक्रिय रूप से भाग क्यों नहीं लेते। इसका बड़ा कारण है उन्मूलित व्यक्तित्व। जो उन्मूलित व्यक्तित्व के लोग हैं वे डरे रहते हैं, और उनकी एक सामान्य कॉमन प्रवृत्ति है कि वे आसानी से प्रतिक्रियावादी राजनीति के शिकार होते हैं, क्योंकि प्रतिक्रियावादी राजनीति सबसे अधिक उनको टारगेट बनाती है, हमले करती है, उनको अपने कैद में बंद करने की कोशिश करती है। तो ये जो माइग्रेटेड लोगों की जो जिंदगी है, इसमें खाली एक साधारण चीज नहीं है। अब जो लोग माइग्रेट होकर दिल्ली में आए, जो लोग माइग्रेट होकर कलकत्ते में आए, माइग्रेट होकर बॉम्बे में आए और दूसरे शहरों में आए, तमाम शहर हिंदुस्तान के ऐसे हैं जहां माइग्रेटेड लोग भरे पड़े। कोई शहर नहीं बचा जिसमें माइग्रेशन न हुआ हो और माइग्रेट होकर लोग ना आए हों। ये जो प्रतिक्रियावादी राजनीति का व्यापक विस्फोट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फिनोमिना था और इसका संबंध कोल्ड वार की पॉलिटिक्स से था। और इसको सबसे पहले जिस लेखक ने पहचाना, जिसे कि हिंदी के लोग और खासतौर पर वे लोग जो कि मुक्तिबोध की परंपरा के बारिश होने का दावा करते हैं, उन लोगों ने तो एकदम इस माइग्रेशन की समस्या को नोटिस ही नहीं लिया, शीत युद्धि राजनीति की समस्या को नोटिस ही नहीं लिया, उस पर कुछ लिखा ही नहीं। कभी कभी कैजुअली जिक्र करते थे, कैजुअली लिखा भी कि दो चार पंक्तियां लिख दें। तो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है माइग्रेशन, और माइग्रेशन से जो निर्मित व्यक्तित्व है
वो व्यक्तित्व किस तरह की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी तरफ सबसे पहले मुक्तिबोध ने ध्यान खींचा था। हम लोग किस में लगे? नामवर सिंह से लेकर अशोक वाजपेयी तक ये तमाम लोग किस चीज में लगे रहे कि मुक्तिबोध ने अस्मिता की खोज की? जी नहीं, मुक्तिबोध ने कोल्ड वार की राजनीति की खोज की, उसकी तलाश की जानी चाहिए, कोल्ड वार की राजनीति के पहलुओं की तलाश की जानी चाहिए। अब हुआ यह कि जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स करते थे, सब लोग जानते हैं, अशोक वाजपेयी के कार्यकाल में सबसे अधिक कहां पैसा लगाया गया? फोर्ड फाउंडेशन का पैसा कहां आया? जनवादी लेखन की पत्रिका में एक बार प्रगतिशील लेखकों ने, जनवादी लेखकों ने लिखा भी था कि भारत भवन में जो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा जो आया है वो किस तरह से कोल्ड वार से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिल्कुल एकदम नॉमिनल लिखने के बाद में लोग शांत हो गए और फिर जय हो अशोक वाजपेयी, जय हो अशोक वाजपेयी करने लगे। और नामवर सिंह ने तो जय हो अशोक वाजपेयी बंद ही नहीं की पूरी लाइफ में। जिस नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की आलोचना लिख के मुक्तिबोध को प्रतिष्ठित किया, नामवर सिंह ने कभी भी पूरे लाइफ में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स पर एक लाइन नहीं लिखी। ये चिंता की बात है। एकमात्र हिंदी के आलोचक थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्होंने शीत युद्ध राजनीति के बारे में लिखा। अन्यथा तो हिंदी में लाइन लगी हुई है शीत युद्ध राजनीति के खेमे में जाने की। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम जो संगठन था, उसके साथ जुड़ने की। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के साथ में कौन कौन लोग जुड़े, उनकी लिस्ट निकाली जानी चाहिए। उसमें बाबू जयप्रकाश नारायण जुड़े, उसमें रामवृक्ष बैनीपुरी जुड़े, उसमें पीलू मोदी जुड़े, उसमें अज्ञेय जुड़े। बड़ी लंबी लिस्ट है उसमें। बंबई से तो कांग्रेस ये कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर एक मैगजीन ही निकलती थी। तो मुक्तिबोध ने जिस चीज को हाईलाइट किया था, जिस पर के वो ज्यादा लिख नहीं पाए थे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस दौर का, पूरे के पूरे दौर का, आजादी के बाद के अमृतकाल मना रहे हैं ना। तो इस अमृतकाल में सबसे भयानक और विषाक्त पहलू था कोल्ड वार की पॉलिटिक्स, जिसने डेमोक्रेसी को सबसे अधिक क्षत विक्षत किया। और इस भय का दोहन सत्ताधारी लोग करते रहे अपने तरीके से, लेकिन यह भय का फिनोमिना कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का हिस्सा था। ये जो माइग्रेशन की समस्या, ये कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है, और इससे हिंदुस्तान का हर शहर, हर नागरिक इससे प्रभावित है। लेकिन ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, और यही वह जगह है जहां से कि अमेरिका हमारी नसों में प्रवेश करता है। मुक्तिबोध का वह पत्र आग्नेस्का सोनी को 29 मई 1963 में जो लिखा था उन्होंने, उस पत्र का एक अंश मैं पढ़ रहा हूं। मैं वो लिखते हैं, उन्मूलित व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का व्यक्तित्व होता है। मैं भी एक विशेष अर्थ में उन्मूलित ही हूं। मातृभाषा मराठी, रहने वाला मालवे का, किंतु मुझे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक प्रांत से दूसरे प्रांत भागना पड़ा। परिणाम तो प्रत्येक प्रदेश में जो तत्स्थानीय जनता है, लोग हैं, उनकी भाषा तथा रीति नीति भिन्न होने तथा उनसे घुलने मिलने के विशेष अवसर न मिलने के कारण केवल नौकरी पेशा मध्य वर्ग का ही मैं भाग रहा आया, उस प्रदेश के वातावरण का अंग नहीं बना। इसीलिए आज लोनलीनेस
या निस्संगता का प्रश्न इतना प्रचंड है कि एक लेखक एक अजीबोगरीब व्यक्तित्व रखता है। उसका एक कारण है उसकी उन्मूलित अवस्था। इस उन्मूलित अवस्था की कारक शक्ति वह स्वयं नहीं है। लोग पेट के लिए, विशेष अवसरों की प्राप्ति के लिए अपनी जननी जन्मभूमि छोड़ देते हैं। बहुत से छत्तीसगढ़ी, मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली रहते हैं और जब अपने छत्तीसगढ़ से बहुत दूर पड़ गए हैं, किंतु प्रयासपूर्वक निस्संदेह इसे दूर किया जा सकता है। कोटेशन बंद। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, ये जो उन्मूलित अवस्था और उन्मूलित व्यक्तित्व। दूसरी एक चीज जो कि बड़े स्केल पर कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के दबाव के तहत विकसित हुई है, वो है जो कि वो नरेंद्र मोदी जी के अभ्युदय के पहले ही आ चुकी थी पॉलिटिक्स में, और इसका कोल्ड वॉर से बहुत गहरा संबंध है। नरेंद्र मोदी तो कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स के एक तरह से कहें कि लोकल जैसे प्रभावशाली आइकॉन है। वो चीजें क्या थी? वह चीजें ये थी कि छद्म इतिहास का लेखन कोल्ड वॉर में बहुत हुआ है, और कोल्ड वॉर के दौर में भाषाई ठगई अथवा ये कहें कि भाषाई चमत्कारों के जरिए आम जनता को बांधने की कोशिश बड़े पैमाने पर की गई है। और साहित्य में ये शब्द स्फीति और विवरण से भरे हुए आख्यानों के रूप में ये चीज दिखाई दी है, और इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती रही है। स्थिति इतनी बदतर है कि इतिहास को लेकर गलत तुलनाओं के आधार पर राष्ट्र, जाति, धर्म आदि के नए मिथों की सृष्टि इस कोल्ड वॉर के दौर में की गई। और इस दौर में लेखक बुद्धिजीवी तो हैं ही, वे भी लेखक हैं जो कि सैन्य बलों से जुड़े रहे हैं, वे भी लेखक हैं जो कि फेक इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, फेक मीडिया से जुड़े रहे हैं, वे भी लेखक हैं जो कि अफसर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, सिस्टम का हिस्सा है। और ये बड़ा फिनोमेना है। और ये फिनोमेना जितना तेजी से फ्लरिश किया है, फैला है, इसने विस्तार ग्रहण किया है, उसने नई समस्याओं को और नई चुनौतियों को जन्म दिया है। पहले ये इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो दौर है ये कोल्ड वॉर 2 का दौर है, और कोल्ड वॉर 1 के दौर में जो चीज पैदा हुई वो कोल्ड वॉर 2 में और इंटेंसिफाई हुई है। लेकिन कोल्ड वॉर 1 में क्या चीज थी? कोल्ड वॉर 1 में जो कि पहले का हिस्सा था, जो कि 1990-91 के पहले का जो दौर है वो कोल्ड वॉर 1 का दौर है, और ये कोल्ड वॉर 2 का दौर है। तो उसमें जो चीज पैदा हुई उसमें सबसे ज्यादा जो विषय उभर के आया तेजी से, वह था अस्मिता की राजनीति। आइडेंटिटी के प्रश्न सबसे प्रमुख प्रश्न के तौर पर उभर कर सामने आए, और वे साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति हर क्षेत्र में उन्होंने दखल स्थापित किया। और सांप्रदायिकता और पृथकतावाद ये दो बड़े राजनीतिक फिनोमेना के तौर पर उभर कर आए। इससे सामाजिक विभाजन, सामाजिक ध्रुवीकरण, इसकी प्रक्रिया तेज हुई। सो कोल्ड वॉर एज ए सच के पहले दौर में, शीतयुद्ध राजनीति का जो प्रथम दौर है उसमें अस्मिता की राजनीति, सांप्रदायिकता, पृथकतावाद ये प्रमुखता से उभर कर आते हैं, और आतंकवाद। और कोल्ड वॉर 2 में वे चीजें उभर कर आती हैं जिनका कि मैंने अभी शुरू में आपसे जिक्र किया था। और जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज निकल के आती है वो ये कि ये जो ग्राम्य बर्बरता है वो बहुत तेजी से
आक्रामक तौर पर सामने आती है। और इस ग्राम्य बर्बरता के रूपों को हम विभिन्न शहरों में, विभिन्न यूनिटों में, सामाजिक इकाइयों में हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्राम्य बर्बरता है उसके खिलाफ में कोई सांस्कृतिक मुहिम नहीं चलाई गई। वे ग्राम्य बर्बरता के रूप स्त्रियों में दिखाई देते हैं, वे ग्राम्य बर्बरता के रूप पुरुषों में दिखाई देते हैं, वे ग्राम्य बर्बरता के रूप नौकरशाही में दिखाई देते हैं। ये जो ये क्या है, ये हम कानून नहीं मानेंगे, ये ग्राम्य बर्बरता है। हम जो कुछ है वो स्पॉट पर क्लियर कर देंगे, ये क्या है, ये ग्राम्य बर्बरता है। स्त्री के जितने भी बर्बर रूप दिखाई देते हैं वो किसके प्रतीक हैं? वे ग्राम्य बर्बरता के प्रतीक हैं। और ये सारे के सारे रूप कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में सबसे तेजी से विस्तार पाते हैं और फलते और फूलते हैं। इस अर्थ में कोल्ड वार की पॉलिटिक्स के बारे में विस्तार से और इन पहलुओं और विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए और इन पर लिखा जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।